हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं नवंबर मंथ के सेकंड वीक की, जहां पर हम 8 ऑफ नवंबर से लेकर 15 ऑफ नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को करने वाले हैं कवर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एक एक करंट अफेयर आप लोगों के लिए है, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक भी बनता है और डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं करंट की तरफ। पहली न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो ये पीएम विद्या लक्ष्मी से रिलेटेड है। विद्या लक्ष्मी है क्या, तो आपको बता दूं ये एक कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन पॉलिसी है। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है जहां पर आपको कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ता। तो स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 10 लाख तक का लोन मिल जाए। इस पूरी की पूरी विद्या लक्ष्मी स्कीम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी अलाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंक्रीज एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि हायर एजुकेशन लोन्स जो है ये बच्चों को मिल सके। तो एक फिनेंशियली सपोर्ट या ये कह लीजिए कि एक फाइनेंशियल स्कीम है जहां पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। तो वेरी गुड इनिशिएटिव पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट पॉलिसी, सॉरी, आई थिंक, जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया है लॉन्च ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 फॉर पेंशनर्स डिजिटल एम्पावरमेंट। भाई जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल है, इन्होंने एक नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 लॉन्च कर दिया है। और ये कैंपेन जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन से काफी अलाइन करता है। क्या विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन रहता है हमेशा से नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट अप्रोच। और ये कैंपेन जो है ये 1 ऑफ नवंबर से लेके 30 ऑफ नवंबर 2024 तक ऑपरेट करेगा, जिसमें इंडिया भर की 800 सिटीज और टाउन्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये की फीचर सुन लीजिए। तो जितने भी पेंशनर्स हैं इंडिया में जिनकी एज 80 है या 80 से ऊपर है, वो अपने सर्टिफिकेट घर से ही सबमिट कर सकते हैं। या जो सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक और आईपीपीबी की जो सर्विसेज हैं वो उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके से वो यहाँ पर जो है अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भी, जितने पेंशनर्स होते हैं ना 80 और 80 से अबव वाले, उनको अपने सर्टिफिकेट्स बार बार इशू करने होते हैं, केवाईसी करवानी होती है इन ऑर्डर टू गेट द पेंशन। क्योंकि सरकार जो है ना वो यहाँ पर कंफर्म करती है कि वेदर यू आर स्टिल लाइक लिविंग और नॉट। ये पता होना चाहिए ना बेटा आपको, ऐसा ना हो कि पेंशनर तो कब का निकल गया और पेंशन उसकी फैमिली को हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ऐसा कुछ है नहीं, लाइक आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी बीवी को मिलेगी, बट आफ्टर योर लाइक वाइफ आपके बच्चों को पेंशन नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, आईपीबीबी है, सीजीडीए है, यूआईडीएआई, इन सभी ने कोलैबोरेट करके इस पूरे डीएलसी कैंपेन 3.0 को यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया है ताकि इसकी एक्सेसिबल डिलीवरी सर्विस अच्छी थे, मतलब इसकी सर्विस डिलीवरी जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एक्सेसिबल रहे। इंडिया भर में आपको बता रहा हूँ 1900 से ज्यादा डीएलसी कैंप्स लगाए गए हैं 800 से ज्यादा सिटीज में। तो बढ़िया है। डीएलसी कैंपेन क्या है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन। अपने घर बैठे या तो डिजिटली सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, नहीं तो ग्रामीण डाक सेवकों का यहाँ पर यूज करके आप सर्टिफिकेट्स सरकार तक सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट करंट बेटा यहाँ पर आ गया शिल्प शिल्प संगम, सॉरी, समागम, समागम मेला 2024, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड आर्टिसांस एंड सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चरल हेरिटेज। क्या है भाई? पहली बात आपको बता दूं, ये शिल्प शिल्प का मतलब होता है हर वो काम जो हाथों से किया जाए, है ना। अगर कोई आपका हुनर है, जो हाथों का हुनर है, तो ये शिल्प समागम मेला, इसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में। और इसका एम है जितने भी मार्जिनलाइज आर्टिसंस हैं, बहुत ही मतलब सीमांत जो कारीगर है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, एंड हु नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू हेल्प देयर लाइवलीहुड्स, लाइक टू रन देयर लाइवलीहुड्स, ऐसे जितने भी मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस हैं उनको यहाँ पर लाइक एम्पावर किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इस दिल्ली हाट में, ताकि वो अपने क्राफ्ट, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को बेच सके। दिल्ली हाट कभी आप जाएंगे, आईएनए के पास है, तो बहुत मजा आएगा।
और वहां पे आपको ज्यादातर देखिए, बोलते हैं लोग महंगी हैं चीजें, महंगी नहीं एक्चुअली में यार। एक्चुअली हाथों की कारीगरी के रेट है वहां पर, है ना। वो मशीन मेड गुड्स नहीं है, वो हैंड मेड गुड्स है। तो जो जो ये पूरा इवेंट है, ये फोकस करता है इकोनॉमिक इंक्लूजन और प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है जी। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने ऑफिशियली इस पूरे के पूरे फेयर को ओपन किया। इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे पास श्री बीएल वर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे। बीएल वर्मा यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। और आपको बता दूं यहाँ पर एक ट्यूलिप प्रोग्राम को भी मतलब यहाँ पर लॉन्च किया गया। ट्यूलिप का मतलब यहाँ पे है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के अंडर जो कम्युनिटीज को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, इस ट्यूलिप प्रोग्राम के अंडर जिन कम्युनिटीज को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, वो आर्टिसंस की वो कम्युनिटी है जो एससी, एसटी या ओबीसी से आती है ना। एससी, ओबीसी प्लस सैनिटेशन वर्कर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऐसी कम्युनिटी या ऐसी बैकग्राउंड वाली कम्युनिटी को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी इस पूरे प्रोग्राम में लॉन्च किए गए, जैसे पीएम सुरक्षा पोर्टल, जैसे पीएम दक्ष पोर्टल। और डिटेल्स आपको बता दूं तो 5th से लेके 15 नवंबर के बीच में ये पूरा की पूरा शिल्प समागम मेला दिल्ली हाट आईएनए में लगा था। मतलब दिल्ली हाट जो न्यू दिल्ली है वहां पर ये लगा था। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 12th एडिशन 15 से 17 नवंबर के बीच में हुआ। कहां पर? न्यू दिल्ली के एमडीसी नेशनल स्टेडियम में। तो यहाँ पर 200 से ज्यादा जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मेजरली ये सारी कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से आ रही थी, और सारी कम्युनिटीज ने अपने यूनिक कल्चरल ट्रेड्स, ट्रेडिशंस, क्राफ्ट्स को दुनिया के सामने रखा। और क्योंकि ये एक मंच होता है ना, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपनी कम्युनिटी को दुनिया के सामने रखते हैं, अपने कल्चर को, अपने यूनिक ट्रेड्स को दुनिया के सामने रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए राजस्थान में खास करके एक नई गाइडलाइंस इशू करी है। न्यू गाइडलाइंस मतलब नॉट ओनली इन राजस्थान बट फ्रॉम कंप्लीट इंडिया, कि चाइल्ड मैरिजेस कहीं पर भी ना हो। तो क्या गाइडलाइंस यहाँ पर इशू करी है, आपको बता दूं। कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है द नीड, मींस द कोर्ट एम्फेसाइज्ड कि बहुत जरूरी है हम लोगों को प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को ना तो केवल अच्छे से इंप्लीमेंट करना, बट हमको यहाँ पर मतलब इसको एनफोर्स करते हुए इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि वी नीड टू कंप्लीटली एलिमिनेट द चाइल्ड मैरिजेस। तो की हाइलाइट्स पहले आप सुन लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिस डेटा ने यह बताया कि 4% विमेन एजेड बिटवीन 20 to 24 इन राजस्थान की ऐसी 4% महिलाएं हैं जिनकी एज 20 से 24 साल के बीच में है। दे आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो इसका मतलब भाई चाइल्ड मैरिज की प्रेवलेंस स्टेट में आज भी है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट यहां पर है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जिसको JRCA भी बोलते हैं, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है। इसने भी प्लेज किया है कि सर हमें एफर्ट्स को बहुत इंटेंसिफाई कर देना चाहिए ग्राउंड्स पर, ताकि चाइल्ड मैरिजेस एटलीस्ट 2030 तक इंडिया से खत्म हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2024 में राजस्थान पंचायती राज रूल्स 1996 के अंडर यहाँ पर ये बोला कि सरपंच जो है ना, सरपंच अगर किसी विलेज में चाइल्ड मैरिजेस होती है तो सर सरपंच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पर आपको मिल गई है, सरपंच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन योर विलेज। सरपंच कल को ये नहीं बोल सकता सर मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई फिर सरपंच किस लिए बने हो। राजस्थान के गवर्नर के बारे में बेटा आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हरि भाऊ। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा, और कैपिटल है यहाँ पर जयपुर। कुछ नेशनल पार्क्स राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर आ गया, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है, और मतलब काफी अच्छे व्यूअरशिप और फॉलोअरशिप है इनकी यूट्यूब पर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इंडिया के, और इनको भी हाल फिलहाल में यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन मिला है। आप खुद ही सोच लीजिए, गोल्डन बटन अवार्ड इनको मिला है, तो कितने पॉपुलर होंगे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर करते रहते हैं। तो ये अवार्ड इनको दिया अजय विद्यासागर ने, जो कि यूट्यूब के रीजनल डायरेक्टर है एट गूगल एशिया पैसिफिक। मिनिस्टर का रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आया। उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए बोला कि इट इज द सिंबल ऑफ पीपल्स ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ये जो अवार्ड आप मुझे दे रहे हैं लोगों के केवल विश्वास और उनके समर्थन का ही एक सिंबल है। आगे बात करते हैं बेटा। इंडियन नेवी ने महासागर एक्सरसाइज कंडक्ट करी। ये महासागर एक्सरसाइज जो है ये एक बहुत ही वर्चुअल हाई लेवल इंटरसेक्शन इंटरेक्शन है।
जो बहुत सारी प्रोमिनेंट मैरीटाइम लीडर्स, इंडियन ओशन रीजन के आसपास के बहुत सारे देश, हम उनके साथ ये महासागर एक्सरसाइज करते हैं। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, उन्होंने डिस्कशंस यहाँ पर लाइक लेड करे, एंड ही एंगेज्ड विद सम अदर कंट्रीज सराउंडिंग द इंडियन ओशन रीजन। महासागर एक्सरसाइज को जो लॉन्च किया गया था 2023 में किया गया था, और इस बार जो है, आपको बता दूं 2024 के महासागर एक्सरसाइज की थीम अगर आपसे पूछी जाए तो थीम यहाँ पर है ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन। तो जनरली इस पूरी एक्सरसाइज में इंडियन ओशन रीजन के जो स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मॉलडीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सिशेल, श्रीलंका, तंजानिया, ऐसी कंट्रीज यहाँ पर आई, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन लोगों की नेवीज के जो ऑफिसर है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी से उन्होंने बहुत से डिस्कशन यहाँ पर लाइक बहुत से डिस्कशन यहाँ पर होल्ड किए, और बताया किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन को शांत बनाया जा सकता है, बहुत सिक्योर बनाया जा सकता है फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिज्म, फ्रॉम पायरेट अटैक्स। आपको पता होगा नमीबिया और जिबूती के पास, सॉरी नॉट नामीबिया, जिबूती और सोमालिया के पास बहुत सारी घटनाएं देखी जाती है जहां पर सी पायरेट जो है वो आपके शिप पर चढ़ जाते हैं। तो मतलब बहुत से डिस्कशन यहाँ पर किए गए। तो महासागर एक्सरसाइज एक अच्छी है, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद ऋषभ पंत के बारे में बात कर लूं। ऋषभ पंत, डैरिल मिचेल और विल यंग, दे हैव मेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। इंडियन विकेट कीपर है, ऑलराउंडर बैट्समैन भी, मतलब ऑलराउंडर प्लेयर है ऋषभ पंत, और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिचेल, दे आर बैक इनटू द टॉप 10 ऑफ आईसीसी मेंस Test batting rankings after the performances in the third match of ICC World Test Championship Series, which was played in Mumbai recently. अगर मैं ऋषभ पंत के बारे में आपको बताऊं तो he has scored 60 and 64 in 2 innings, जिसकी वजह से now he has moved to the 5th spot. Sorry, he has moved by 5 spots, and now he's at number 6 in ICC Test batting rankings. और अगर मैं डैरिल मिचेल के बारे में बता दूं तो he has advanced 8 places, and currently he's at 7th number, and he has scored 82 and 21 runs. So recently he has ranked as high as 3rd in September, but experienced a little drop. उसके बाद अगर मैं विल यंग के बारे में बताऊं तो he has been named the player of the series. He has scored 71 and 51, and which has helped him jump by 29 places. And right now this man is standing at number 44th with a career best 550 rating points. शुभमन गिल के बारे में आपको बता दूं, with a score of 90 in the first innings, and now this Shubman Gill of Indian cricket team is standing firm at number 16th. यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल जो है ये 4th पोजीशन पर फिसल गए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली he has fallen out of top 20 test batters for the first time. Since 2014, it has happened for the first time that Virat Kohli is out of the top 20 test batters. And of course, making an end to nearly a decade of his top ranks. वो बात अलग है कि कहा जाता है बहुत से लोग कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो विराट कोहली का बल्ला चला था, डोनाल्ड ट्रंप गए, विराट कोहली का बल्ला शांत हो गया। अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो लेट्स सी क्या मैजिकल कुछ परफॉर्मेंसेज यहाँ पर होती हैं या नहीं। इसके बाद बेटा 8 ऑफ नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे आप सेलिब्रेट करते हैं। एक्सरे के लिए, एक्सरे को डिस्कवर किया गया था यहाँ पर 1895 में बाय मिस्टर विलहेल्म। इसके बाद बात करते हैं बेटा COP29। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको UNCC आप कहते हैं, तो हो सकता है कि UNCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 जो इस बार अजरबैजान के बाकू में होना है, हो सकता है कि इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसको स्किप करते हैं। देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, और अगर स्किप होता है तो देखो एक बहुत ही पोटेंशियल चांस है कि हो सकता था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बातचीत होनी थी वो शायद यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, एक ट्रेंड यहाँ पर देखा जा रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मिस दिस समिट। ठीक है जी। हालांकि इंडिया की तरफ से कौन जाएगा तो हमने ये बताया है कि इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइक स्किप्स द COP29 तो इंडिया की तरफ से एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव यहाँ पर जाएंगे। कुछ प्रीवियस आपको बता दूं तो प्रीवियसली COP, जैसे ये तो 29 है तो बहुत इंपॉर्टेंट थी 28,
COP28 में भी जो था इंडिया उसको होस्ट करते हुए, हम लोगों ने क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन फाइनेंस के बारे में बात करी थी। COP26 हुआ था ग्लासगो में, COP21 पेरिस में, COP28 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दुबई में हुआ था। और उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा था, इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स थे हमारे एक्स मैन, जिनको डेथ पेनल्टी दे रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो कतर था या कुवैत था, कतर था शायद मेरे हिसाब से। तो कतर से बातचीत करके हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन को छुड़वाया था। वो COP28 की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस मैं आपको लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, है ना। आगे बात करते हैं, तो इस बार COP29 अजरबैजान के बाकू में होना है। नेक्स्ट आपके सामने अमित शाह यहाँ पर दिख रहे होंगे। ही हैज एड्रेस्ड एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस एंड ही हैज अनवील्ड सम स्ट्रेटेजिक मेजर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। ये एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन अमित शाह ने न्यू दिल्ली में किया, और ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, NIA द्वारा। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रहे, एक्सपर्ट्स रहे, ऑफिशियल्स रहे, तमाम सेंट्रल एजेंसीज के, और उन्होंने डिस्कस किया किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है। यहाँ पर अमित शाह, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला कि पिछले कुछ 10 सालों में टेररिस्ट इंसिडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री हैज डिक्रीज बाय 70%। कोई भी मेजर अटैक 2014 के बाद से इंडिया में नहीं हुए हैं। इसके बाद ये इन्होंने बोला कि नेट ग्रिड और मानस जैसे एफर्ट्स, मतलब कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल से हमने टेररिस्ट इकोसिस्टम को पूरी तरीके से डिसमेंटल किया है। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, दैट व्हाट इज दिस नेट ग्रिड एंड मानस सिस्टम। आगे चलते हैं बेटा, हिंदू की बात करते हैं। तो अभी ना हाल फिलहाल में वैन इफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड्स दिए गए, और वैन इफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड 2024 में हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, मेकिंग सेंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। दिस आर्टिकल हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्ड दिस आर्टिकल हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्ड अवार्ड इन बेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आर्टिकल। ये भी आपको बता दूं। और द हिंदू को सिल्वर मिला है फॉर द आर्टिकल कोटा क्रैश कोर्स। तो यहाँ पर जैसे ओलंपिक्स में मेडल होते हैं ना, तो यहाँ पर भी इनको मेडल दिए जाते हैं। तो गोल्ड मेडल मिला है द हिंदू को फॉर द आर्टिकल मेकिंग सेंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर थे, मैं कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स का डेटा यहाँ पर लेकर आया हूँ। और सिल्वर मेडल मिला है द हिंदू को फॉर द कोटा क्रैश कोर्स। कोटा आपको पता ही है, ये कोटा क्रैश कोर्स जो थी, ये एक्चुअली में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी हिंदू ने, किस तरीके से स्टूडेंट्स कोटा राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के झमेले में रहते हैं। सब पता है, कोटा फैक्ट्री आप सबने देखी होगी मेरे हिसाब से, एक अच्छी वेब सीरीज है और अच्छे से कवर करती है एक स्टूडेंट की लाइफ को। तो वान इफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड्स 2024 में यहाँ पर द हिंदू को 2 मेडल मिले हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए अभी पिछले साल की बात है, ये मैंने कवर भी किया था जब मैं बहुत सी वीडियोस ले रहा था, कि जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ केस डाला था, बिफोर द एंड ऑफ लास्ट ईयर। केस क्या डाला था कि सर इन्होंने हमास हमास को मारने के चक्कर में गाजा में बहुत से जो ये बोलते हैं ना कि जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा है सर। तो जेनोसाइड का आरोप लगाया है इसराइल के ऊपर साउथ अफ्रीका ने। तो चलिए जी, ये सब चीजें तो चली रही थी कि सर ये लोग जो यूनाइटेड नेशन का जेनोसाइड कन्वेंशन था 1948 का, इसराइल उसको बिल्कुल नहीं मान रहा है। और सर जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है गाजा स्ट्रिप में, जिस तरीके से बॉम्बिंग वहां पे चल रही है, वहां पे सिविलियंस को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जो किसी भी वॉर में एक वॉर क्राइम होता है अगर आप सिविलियंस को मारते हैं तो ये सब चीजें यहाँ पे चली। तो देखा हमने साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के साथ में आयरलैंड भी आ गया है। आयरलैंड हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंशन टू जॉइन दिस केस अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कुछ सपोर्टिंग नेशंस आपके बारे में बता दूं जो मतलब इस पूरे के पूरे केस को सपोर्ट करते हैं। इसमें स्पेन आपके पास है, बोलीविया आपके पास है, कोलंबिया, मैक्सिको, टर्की, चिली, लिबिया। दे हैव ऑल ज्वाइंड और सपोर्टेड द केस इन सॉलिडारिटी विद साउथ अफ्रीका। देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ सुधार आएगा। बट मैं आपको एक बात क्लैरिटी से बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यहाँ पर ओपन हैंड शायद मिल जाए इसराइल्स को, क्योंकि इसराइली सपोर्टर माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आपको इसराइल से रिलेटेड एक मस्त न्यूज बता दूं, आयरन डोम तो आपको पता ही है। हाल फिलहाल में एक और नया हथियार इन्होंने टेस्ट किया है और इंडक्ट कर लिया है अपनी आर्मी में। इसका नाम रखा है इन्होंने आयरन बीम। आयरन बीम जो है एक बहुत ही हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है, जिसको इसराइलियों ने डेवलप किया है किसी भी एरियल थ्रेट जैसे कि मिसाइल, ड्रोन्स
रॉकेट, मॉर्टर अटैक को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए। और आपको बता दूं इसी साल के एंड में इसको ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। और हमको पता है कि इसराइल जो है वो टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है इस समय, एक तो गाजा स्ट्रिप के साथ लड़ रहा है और दूसरा नॉर्थ में लेबनान के साथ वो लड़ रहा है। ऑपरेशनल रेंज इसकी बताई जा रही है कि 7 किलोमीटर दूर का किसी भी एरियल टारगेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसको रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया है इन पार्टनरशिप विद इल्बिट सिस्टम्स। इसराइल के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। वैसे तो इसके बारे में, आयरन बीम के बारे में इन्होंने 2014 में कभी ना कभी बता दिया था। आयरन बीम एक 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है, जिसको ये लोग HELWS की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम आप इसको बोलते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा है ना, ये पॉपुलेशन मीटर है। अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन का रियल टाइम डेटा आपके सामने रख रहे हैं। तो बेंगलुरु सिटी जो है ना, ये इंडिया की पहली सिटी बन गई है जहां पर पहली इंडिया की पॉपुलेशन क्लॉक को लगाया गया है। ये डिस्प्ले करेगा रियल टाइम एस्टिमेट, पॉपुलेशन कर्नाटका की पॉपुलेशन का रियल टाइम एस्टिमेट ये डिस्प्ले करेगा और पूरी कंट्री की पॉपुलेशन भी बताएगा। अच्छा, इस पॉपुलेशन मीटर को या पॉपुलेशन मॉनिटर को लगाया कहाँ पर गया है? इसको लगाया गया है बेटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो इस इंस्टीट्यूट में आपने इस पॉपुलेशन मीटर को इंस्टॉल किया है। जॉइंट प्रोजेक्ट है ये इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज प्लस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। पर्पस क्या है? लोगों को जब पता लगेगा ना कि आपकी पॉपुलेशन कितने भयंकर तरीके से आगे बढ़ रही है, तो शायद जो लोग हैं ना वो यहाँ पर थोड़ा सा कतराएंगे। थोड़ा सा कतराएंगे, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा, हाँ, वो सोचेंगे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। कर्नाटका की पॉपुलेशन को इस मीटर पर हर 1 मिनट 10 सेकंड में अपडेट किया जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर हर 2 सेकंड के बाद अपडेट होती है। तो एक अवेयरनेस फैलेगी मतलब कंट्री में कि पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड एक ऑथेंटिक डेटा आपके पास होगा। और कहीं ना कहीं हम इंडियन सोचेंगे कि अपनी पॉपुलेशन को कम करें। देखो ना, 144 करोड़ यहाँ पे दिखा रखा है। और तकरीबन तकरीबन अगर मैं पॉपुलेशन ऑफ लाइक कर्नाटका की बात करूं तो 6 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ को टच करने वाली है पॉपुलेशन। आगे बात करते हैं। देखो ये जो आपके सामने है, ये इनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो बानखंडी है, ये बनने वाला है इंडिया का पहला जू विद IGBC सर्टिफिकेशन। तो अपकमिंग दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो है बानखंडी में, बानखंडी जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ये इंडिया का पहला जू बनने वाला है जिसको IGBC सर्टिफिकेट मिलेगा। IGBC सर्टिफिकेट का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट। और क्यों मिलता है बेटा ये? अगर कोई लाइक कोई जू, अगर कोई या कोई भी, ये समझ लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अगर बहुत ही सस्टेनेबल, बहुत ही इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को अडॉप्ट करती है तो ये IGBC सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है। मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट उसको मिल सकता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का पार्ट है और इसको 2001 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स है उनको सर्टिफाई यही करता है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता चुका हूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है विंटर एंड समर, शिमला एंड धर्मशाला। आगे बात करते हैं बेटा। डोनाल्ड ट्रंप हैज डिफीटेड कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी और बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट अभी ये रहेंगे प्रेसिडेंट इलेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इनके यहाँ पर जो ओथ सेरेमनी है वो अगले साल जनवरी में होगा। तो अभी जो बाइडेन कुर्सी संभालेंगे। तो अभी उनके पास पूरा पूरा 2 महीना है, मतलब अगर देखा जाए तो, क्योंकि जनवरी ही ऑलमोस्ट आधा निकल जाएगा जब यहाँ पे ओथ सेरेमनी डोनाल्ड ट्रंप की होगी। बट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं थोड़ा बहुत। जो रिपब्लिकन्स हैं उनको सेनेट में, यूएस सेनेट में 52 सीट्स मिली आउट ऑफ 100। लाइक अपने रिपब्लिकन्स को एटलीस्ट यहाँ पे 52 सीट्स मिली आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर भी सेनेट के पास भी इनके पास मेजोरिटी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको बता दूं, ये दूसरे यूएस प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने नॉन कंजेकेटिव टर्म्स को यहाँ पर सर्व किया है। नॉन कंजेकेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? मतलब 2020 से पहले प्रेसिडेंट थे, फिर एक गैप आया, उसके बाद फिर दोबारा प्रेसिडेंट बने। ट्रंप को यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के 292 वोट्स यहाँ पर मिले हैं और कमला हैरिस को 224 मिले हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के एटलीस्ट 270 वोट्स आपको चाहिए होते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर वोट के साथ जीते हैं। मतलब पहला रिपब्लिकन है सिंस जॉर्ज W. बुश जो मतलब इतने
मार्जिन से जीता हो यूएस में, बहुत ही। और देखो ना, हर जगह रिपब्लिकन पार्टी की यहाँ पर मेजोरिटी है, तो मेरे हिसाब से ये आदमी आज के डेट में अमेरिका में मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड बॉडी है। जिताने का बहुत बड़ा रोल जाता है इलॉन मस्क को। तो यहाँ पे ट्रम्प ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स भी जीते, मतलब जो बैटल ग्राउंड कहे जाते हैं ऐसे स्टेट्स, जैसे पेनिनसिल्वेनिया 2.3 पॉइंट से इन्होंने जीता, ओहायो, लोवा, वेस्ट वर्जीनिया, विनकॉन्सिन। तो ऐसे स्टेट्स जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिए। और तो मतलब माना जा रहा था वहां पे, जो कमला हैरिस थी वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जब तक रिजल्ट्स, मतलब ये पहले ही मान चुके थे कि। और इंडियन कम्युनिटी ने भी भर भर के वोट दिया है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं शिव नाडार। ही हैज बिकम इंडियाज लाइक टॉप मोस्ट फिलंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोनेशंस दिया है। मतलब अगर हम बात करते हैं शिव नाडर की, तो सर इज द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड ही रिटेन्ड हिज फर्स्ट टाइटल एज द टॉप philanthropist in India for the third time in a third time in a row, like in last 5 years। सर ने 2153 करोड़ सर ने यहाँ पर मतलब डोनेट करे हैं, मतलब रोजाना अगर देखा जाए 2023-24 में इन्होंने इतना पैसा डोनेट कर दिया। तो रोज के हिसाब से सर वॉज डोनेटिंग 6 करोड़ रुपीज। गजब। मुकेश अंबानी यहाँ पर रैंक 2 पर आते हैं। केवल 407 करोड़ मुकेश अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन से यहाँ पर डोनेट करे हैं, ऑल्दो ही इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एंड एशिया। बजाज फैमिली यहाँ पर 352 करोड़, कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली ने 334 करोड़, गौतम अडानी एंड फैमिली 330 करोड़, नंदन निलेकनी 307 करोड़। तो इन्होंने यहाँ पर ये मतलब ये कुछ मेजर टॉप 10 फिलंथ्रोपिस्ट की लिस्ट आपके पास है, इसको प्लीज एक बार देख के जाइएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है अर्जुन एरेगाइसी। अर्जुन एरेगाइसी जो कि 21 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर है, रांगल आंध्र प्रदेश से आते हैं। आपको बता दूं वर्ल्ड नंबर 2 की रैंकिंग में आ गए हैं इन द लाइव चेस रैंकिंग्स। ही हैज सिक्योर्ड वर्ल्ड नंबर 2 इन द लाइव चेस रैंकिंग्स। बहुत ही इंप्रेसिव विन इनकी रही एक रशियन ग्रैंड मास्टर एलेक्से के ऊपर, जो कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स करके एक टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पर इन्होंने रशियन जो अपने ओपोनेंट है एलेक्से साराना उनको हराया। और एरगाइसी जो है उनके पास आज की डेट में ELO रेटिंग है 2805.8 की। और आपको बता दूं पहले ऐसी रैंकिंग कभी विश्वनाथन आनंद की होती थी। तो ही इज द ओनली सेकेंड इंडियन प्लेयर टू क्रॉस द 2800 ELO बैरियर। कुछ अदर प्लेयर्स भी हैं हमारे पास टॉप 10 में वर्ल्ड में, जैसे कि डी गुकेश करेंटली 5th नंबर पर है, लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद 10th नंबर पर है, और अब आ गए हैं आपके पास अर्जुन एट नंबर 2। तो मतलब टॉप 10 में 3 इंडियन चेस प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, 9 नवंबर को वर्ल्ड लीगल सर्विसेज डे आप सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन वर्ल्ड फ्रीडम डे भी सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाए, 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। और 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है। आपको बता दूं उत्तराखंड 2000 में यूपी से बाहर निकाला गया था, तो पहले यूपी में ही था उत्तराखंड। तो कई सारे लोगों ने जान दी अपनी उत्तराखंड को बनाने में। कभी अगर आप मसूरी जाएं मॉल रोड घूमने के लिए, तो वहां पर मॉल रोड में उत्तराखंड के बहुत से लीडर्स जिन्होंने अपनी जानें दी, उसको वहां पर मतलब फ्रीडम फाइटर्स की तरह पूजा जाता है, ये भी आपको बता दूं। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पोस्टल स्टैम्प्स निकाली गई है, कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स निकाली गई है फॉर वदतल टेम्पल्स 200th एनिवर्सरी। वदतल टेम्पल की 200th एनिवर्सरी के लिए कुछ पोस्ट स्टैम्प्स यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ने इशू करी है, मतलब ऑनर देने के लिए ऑफ कोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत वदतल टेम्पल के बारे में बता दूं, तो कहा जाता है कि वदतल टेम्पल जो है ये स्पिरिचुअल कैपिटल है श्री स्वामी नारायण संप्रदाय की। स्वामी नारायण संप्रदाय की मतलब सर देखो आपको बता दूं, श्री स्वामी नारायण जी के कमांड पर ही ये टेम्पल जो है ये बनाया गया था। मतलब कहा जाता है कि श्री स्वामी नारायण जी ने बोला था कि ये टेम्पल बनाइए, और फिर उसके बाद ये टेम्पल जो है भी सदगुरु श्री ब्रह्मानंद स्वामी और सदगुरु श्री अक्षरानंद स्वामी इनके द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया, जिसका नाम है वदटल टेम्पल। 200 साल पहले इस टेम्पल को बनाया गया था। तो 200th एनिवर्सरी है इस टेम्पल की। कहाँ पर ये सब इवेंट हुए, तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वदतल टेम्पल। तो इस वदतल टेम्पल के 200 एनिवर्सरी को पूरा करने के लिए, पूरा होते हुए आप लोगों ने इसका
पोस्टल स्टैंप रिलीज होते हुए देखा। इसके बाद आगे बात कर रहा हूं बेटा, अल नाता। अल नाता नाम का एक एंशियंट फोर्टिफाइड टाउन मतलब निकला है सऊदी अरेबिया से। मतलब हमको तो यही लगता था कि सऊदी अरेबिया में एग्रीकल्चर नहीं होता, यहाँ पर लोग जो है ये हंटर गैदरर्स थे, बट गजब हो गया यार। ये अल नाता एक फोर्टिफाइड टाउन कितने सालों से हिडन था, एकदम से प्रकाश में आया। ऑफ कोर्स खंजर मतलब खंडर है पूरा की पूरा। तो अल नाजा एक फोर्टिफाइड टाउन था जो कि खाइबर ओएसिस में हिडन था काफी सालों से। कहा जा रहा है आज से 4,000 साल पुराना हो सकता है ये टाउन। 4,000 साल पुराना, इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी हो सकता है ये टाउन। तो जिस प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे डॉक्टर चार्लॉक्स एंड डॉक्टर मुनैया, सॉरी अपने मुनीरा, इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया। और इसके बारे में लिखा कहाँ पर, तो एक साइंटिफिक जर्नल है प्लॉस वन, PLOS 1। तो प्लॉस वन इस साइंटिफिक जर्नल में इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो अल नाता के बारे में आपको बता दो, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है। अल नाता को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, सारे लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल नहीं जीते होंगे शायद सऊदी अरेबिया में। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। लाडली बहना स्कीम तो यहाँ पर थी ही, जो कि एक विमेन फाइनेंशियल स्कीम है, बट इसके साथ साथ अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बोला कि सारी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में जो पहले 33% रिजर्वेशन दिया जाता था विमेन को, SC ST OBC और जनरल कैटेगरी की विमेन को जो 33% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता था, वो बढ़ाकर अब इन्होंने 35% कर दिया है। अच्छा, एक देखने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये सभी विमेन्स के लिए है, SC ST OBC हो या जनरल कैटेगरी की। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास हिंडाल्को आ गया। हिंडाल्को, इस कंपनी को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो कि एक फ्लैगशिप मेटल कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, इसको दोबारा रैंक मिल गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। रैंक किसने दिया? S&P, S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में। तो S&P ग्लोबल का CSA कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में इसको वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बताया गया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गया CDS अनिल चौहान के बारे में। CDS अनिल चौहान ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन। कहाँ पर ये पूरा की पूरा इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था न्यू दिल्ली में 8 से 9 नवंबर के बीच में। इस फेस्टिवल में हुआ क्या, इस फेस्टिवल में मतलब इस फेस्टिवल को डिजाइन किया गया है टू एंगेज ग्लोबल एंड इंडियन थिंक टैंक कॉर्पोरेशंस, नॉन प्रॉफिट एंड स्कॉलर्स विद अ फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो इन तीनों चीजों को यहाँ पर फोकस करते हुए मतलब आप ये देख लीजिए कि इस पूरे की पूरे इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी। आपको बता दूं, इस पूरे की पूरे मिलिट्री हेरिटेज प्रोग्राम में शौर्य गाथा नाम से प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। शौर्य गाथा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड USI ऑफ इंडिया। इस शौर्य गाथा का जो एम रहेगा वो रहेगा कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज को ना तो केवल प्रिजर्व करे बट प्रमोट करे, और लोगों को एजुकेट करे थ्रू टूरिस्ट या टूरिज्म इनिशिएटिव्स। और कुछ प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस भी इस पूरे के पूरे हेरिटेज प्रोग्राम में रिलीज की गई, जैसे कि एक बुक है जो एयर मार्शल विक्रम सिंह रिटायर्ड इन्होंने लिखी है, क्या, बिकॉज ऑफ दिस, अ हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक एयर वॉर दिसंबर 1971। दूसरी बुक एक जॉइंट पब्लिकेशन है इंडियन आर्मी और USI ऑफ इंडिया की, वेलर एंड ऑनर। थर्ड बुक जो है वो है वॉर वाउंडेड डिसेबल्ड सोल्जर्स एंड कैडेट्स। ये भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है USI एंड वॉर वाउंडेड फेडरेशन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल मुझे लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये बुक्स के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बात कर रहा हूं बेटा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इनके बीच में होती है ऑस्त्र हिंद के नाम से। ऑस्त्र हिंद में ऑस्ट्रेलिया और इंडियन मिलिट्री यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। उसका थर्ड एडिशन इस बार महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पुणे में कहाँ पर, तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, मतलब महाराष्ट्र के पुणे में, वहां पर इस पूरे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। 8 से लेके 21 नवंबर तक ये चलेगा। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस बार इंडिया में हुआ है, उसके बाद अगले साल फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद यहाँ पर पंकज अडवाणी जी को देख लीजिए। पंकज अडवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन बिलियर्ड प्लेयर है। इन्होंने जीत लिया है 28th
टाइटल, 28th वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल, बिल्कुल, इंडियन पंकज अडवाणी हैज क्लेम्ड his 28th world title and seventh consecutive IBSF World Billiard Championship, crowned by defeating England's Robert Hall by 4-2 in Doha. बिलियर्ड्स क्या होता है? कुछ जैसे आप वो खेलते हैं ना, कुछ वो मिनी 8 बॉल पूल जो गेम होती है उसको बिलियर्ड्स कहते हैं। एक स्नूकर होता है, स्नूकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिलियर्ड की बात कर रहा हूँ, पंकज अडवाणी। इसके बाद 11 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन डे जो है वो एक्चुअली में बर्थ एनिवर्सरी भी है मौलाना अब्दुल अबुल कलाम आजाद की, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ करंट है बेटा ये। इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक स्पेशल कैंपेन 4.0 यहाँ पर चलाया है। स्पेशल कैंपेन 4.0 सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसका एम है पूरी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, मतलब पूरी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्लीनलीनेस और पेंडेंसी जैसी चीजों को रिड्यूस किया जाए। मतलब क्लीनलीनेस और सैनिटेशन है उसको एनहेंस किया जाए, पेंडेंसी को यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो इसका जो लेटेस्ट फेज है वो 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चला। और आपको बता दूं, इन दोनों चीजों ने मतलब 650 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर केवल स्क्रैप मटेरियल को डिस्पोज करके कमा लिए। स्क्रैप मटेरियल जो पड़े पड़े और सड़ता, जिसकी वैल्यू और खत्म होती, ऐसे मटेरियल को यहाँ पर डिस्पोज करके 650 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, लाइक दिस प्रोग्राम अलोन हैज कंट्रीब्यूटेड। तो भाई अच्छा प्रोग्राम तो है, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में स्क्रैप पड़े रहते हैं यार, पड़े रहते हैं, कोई देखता ही नहीं है। अगर उसको आप डिस्पोज कर दे टाइमली तो कितना पैसा आपको बचे। फिर मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी ना, COP29 अजरबैजान बाकू के में जो होगी, अजरबैजान बाकू में जो यहाँ पर COP29 होगी, वहां पर पहली बार तालिबान भी मतलब अटेंड करेगा इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को। पहली बार ऐसा हो रहा है सिंस तालिबान ने जब से अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है 2021 में। तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बहुत से कंट्रीज तो अफगानिस्तान की लीगल गवर्नमेंट भी नहीं मानती तालिबान को, इवन हम भी नहीं मानते अभी तक। तालिबान इंडियंस भी इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं मानते। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि वर्ल्ड रिएक्शन क्या होगा, खास करके अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के वैसे भी प्रेसिडेंट तो शायद नहीं आएंगे, बट अगर आए तो हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस। नेक्स्ट करंट है इंडियन इंक्रीज्ड फ्यूल एक्सपोर्ट्स। आपको बता दूं, वैसे तो मुझे बताते हुए भी शर्म, मतलब बहुत मजाक लगता है कि G7 कंट्रीज ने कभी फ्यूल कैप लगाया था रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर। फ्यूल कैप का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई इससे ऊपर जो रशिया है वो अपना ऑयल नहीं बेच पाएगा, इससे ऊपर रशिया अपने ऑयल का प्राइस नहीं ले पाएगा। वो जितना भी इनकी इनकी मतलब रशियन ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगा था 2022 दिसंबर में, उसके बाद भी अगर आप देखें तो रिफाइंड ऑयल जो है रशियन, मतलब रशियन क्रूड, इन्होंने हालांकि देखिए क्रूड, रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर इन्होंने यहाँ पर जो है वो प्राइस कैप लगाया, बट फिर भी जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से आना और देशों में रिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं। अगर आप इस न्यूज को देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना फ्यूल का, भाई हमारे पास तो इतना फ्यूल है नहीं, हमारा जो एक्सपोर्ट है डीजल का यूरोपियन यूनियन को, वो 58% बढ़ गया। 58% बढ़ गया हमारा एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को फॉर डीजल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर। अब कहाँ से लेकर आ रहा है भारत तेल? हमारे पास रिफाइनरीज तो है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी, हमारे पास तो बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। ये सारा क्रूड ऑयल जो है ना बेटा, ये आप लोग रशिया से मंगा रहे हैं। मतलब आप ये देख के चलिए कि मतलब अगर यूक्रेन इन्वेजन को देखा जाए 2022 में शुरू हुआ था, तो यूक्रेन इन्वेजन से पहले मतलब 1% भी तेल, 1% से कम तेल हम लोग कभी रशिया से मंगाया करते थे। और जब ये प्राइस कैप लगा रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर, G7 कंट्रीज का प्राइस कैप का मतलब होता है कि इससे ऊपर रशिया अपना ऑयल नहीं बेच पाएगा, कैप, प्राइस कैप, कि इससे ज्यादा आपको आपके ऑयल का दाम नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अ, उस प्राइस कैप के बावजूद आज हालत ये है कि इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में से 40% इंपोर्ट जो है वो हम लोग रशियन क्रूड ऑयल का करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी न्यूज यहाँ पर है। तो एक तरीके से यहाँ पर मौकरी सा सिचुएशन बन गया है, मतलब मौकरी लगता है मुझे, या मेरे को एक्चुअली सीरियस
सैंक्शंस लगते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा। आगे चलते हैं बेटा। जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये इंडिया के 51st चीफ जस्टिस बन गए हैं। इन्होंने इंडिया के 50th चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कर दिया है रिप्लेस। राष्ट्रपति भवन में हुआ था इनका ओथ सेरेमनी। ओथ हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ही जो है वो पढ़वाती हैं, और मतलब अभी तो फीमेल है तो इसलिए पढ़वाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 65 ईयर्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में 34 जजेस अवेलेबल है, और जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है इन टर्म्स ऑफ एज, उसको यहाँ पर चीफ जस्टिस चुना जाता है। तो जस्टिस खन्ना जो है ये 13 मई 2025 तक ही आपके चीफ जस्टिस है, क्योंकि उसके बाद ये 65 के हो जाएंगे। ऑफकोर्स इंडिया को अगले साल 52nd चीफ जस्टिस देखने को मिलेगा। अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इस बार हरियाणा के अंबाला में। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था विनबैक्स 24, मतलब 2024 में हुई है इसलिए 24। विनबैक्स एक्सरसाइज 23 नवंबर तक चलेगी अभी। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रशिया। रशिया जो है वो 2 मिसाइल फ्रीगेट हो सकता है बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024 इंडिया को दे दे। इंडिया 2 गाइडेड मिसाइल वॉरशिप जिसको ये फ्रीगेट कह रहे हैं, ये रशियन बिल्ट वॉरशिप जो है ये हम लोग खरीदने वाले हैं बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024। मतलब डील हो चुकी है, अब ये इसकी डिलीवरी हो सकती है इस महीने में कभी भी। आपको बता दूं जब ये कमीशन कर लिए जाएंगे तो इसको जाना जाएगा आईएनएस तुशील के नाम से। आईएनएस तुशील के नाम से इसको जाना जाएगा, और इट विल बी कमीशनड एज इंडियन नेवल शिप तुशील बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। और जो सेकंड फ्रीगेट है उसको कमीशन करके हम लोग आईएनएस तमल का नाम देंगे। तो आईएनएस तुशील ये पहले फ्रीगेट का नाम हम डालेंगे, और आईएनएस तमल विल बी द नेम ऑफ सेकंड फ्रीगेट। हो सकता है कि सेकंड फ्रीगेट जो है वो हमें अगले साल मिले, बट हाँ आईएनएस तुशील जो है वो हमको इस साल मिल जाएगा, नवंबर के एंड नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इस फ्रीगेट में बहुत ही एडवांस्ड वेपन सिस्टम लगे हैं, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स यहाँ पे लगी है, बहुत से सेंसर्स यहाँ पे लगे हैं वेरियस मिशंस के लिए। और ये डील बेटा तब हो रही है जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने 20,000 से भी ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर ऑफ 2022। जो बात मैंने पहले बोली थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस किसी मजाक से कम नहीं। इसके बाद आपको पता होगा आदित्य L1 मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद। तो एक बहुत ही मेजर रिजल्ट जो है आदित्य L1 मिशन का, उसको रिलीज किया है अभी साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट? साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिला है आदित्य L1 मिशन के ऊपर लगे पेलोड से। पेलोड का नाम है वेलसी। वेलसी का मतलब है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इस अगर मैं पेलोड के बारे में बात करूं तो सन का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड कोरोना। सन की आउटर मोस्ट लेयर को आप लोग कोरोना कहते हैं। तो कोरोना को स्टडी करेगा ये वेलसी नामक पेलोड, प्लस जितने भी सोलर कोरोनल मास इजेक्शंस हैं इसको काफी अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग वेलसी से। सोलर विंड्स को स्टडी करते हैं हम लोग वेलसी से। और आपको बता दूं ये वेलसी पेलोड जो है ये सोलर कोरोना को काफी अच्छे से इमेज कर सकता है, काफी अच्छे से उसको ये स्टडी कर सकता है, विच इज 1.0 टाइम 05 टाइम्स क्लोजर देन सॉरी विच इज वेरी मच डाउन टू 1.05 टाइम्स द सोलर रेडियस। और ये अभी तक का सबसे क्लोजेस्ट सोलर कोरोना का इमेज होगा। मतलब इससे क्लोजेस्ट अभी तक किसी भी मिशन ने सोलर कोरोना का इमेज नहीं लिया है जितना ये वेलसी लेगा। आपको बता दूं ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये L1 पॉइंट पर है। ये पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड L1 पॉइंट। L1 पॉइंट को आप बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट 1। L1 का मतलब क्या है? आपको पता है ना कि सन का भी एक ग्रेविटी होता है, और वो ग्रेविटी हमारे अर्थ का भी है। तो अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पे सैटेलाइट करता हूँ प्लेस, तो हो सकता है कि कहीं पर सोलर ग्रेविटी ज्यादा हो और अर्थ की ग्रेविटी कम हो। तो अगर जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है उसकी तरफ वो सैटेलाइट खिंचा चला जाएगा, तो फायदा ही नहीं है कोई। ऐसे में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स सन के चारों तरफ है जिसको L1 L2 L3 L4 कहते हैं, और अर्थ से सबसे पास में L1 पॉइंट ही पड़ता है। पहली बात, ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स में कभी सूरज ढलता नहीं है, मतलब आपको 365 डेज ओवर द ईयर सोलर जो इमेजेस हैं, मतलब जो सन है उसका एक्सेस आप लोगों को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सन को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे हम लोग।
और लैग्रेजियन पॉइंट्स आप उन पॉइंट को कहते हैं जहां पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो सैटेलाइट किसी की तरफ नहीं भागती, वहीं पर रहती है राउंड द ईयर। तो इसलिए इसको L1 पॉइंट कहा गया है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। 10 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। इसी दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और निमोनिया डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को। ये सारे ही वर्ल्ड डेज हैं। आरबीआई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बहुत ही जल्द, एक वेब सीरीज बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है, और वो वेब सीरीज बनाएगी स्टार इंडिया। तो स्टार इंडिया जो है ये वेब सीरीज बनाने वाली है बहुत ही जल्द, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90 ईयर जर्नी के ऊपर। तो बढ़िया रहेगा। आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सारी वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया है। 1935 में स्टेब्लिश हुआ, अप्रैल 2023 में इसने 90 ईयर्स पूरे करे, और आरबीआई ने ही रिक्वेस्ट करा था जुलाई 2023 में एक वेब सीरीज के लिए कि भाई हमारे ऊपर भी एक वेब सीरीज बना दो। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये वेब सीरीज बनाएगा 6.5 करोड़ की लागत से। इसके बाद आगे बात करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप एनपीसीआई कहते हैं ना। इसी एनपीसीआई ने इंडिया में 2016 में यूपीआई लॉन्च किया था। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अब ये बोला है, आपको पता होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस पर यूपीआई लाइट का फीचर है ना। यूपीआई लाइट एक ऐसा फीचर है जहां पर आपको बिना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाले, बिना पिन डाले आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, है ना जी। और यहाँ पर लिमिट थी 500 रुपए की। तो अभी एनपीसीआई ने बोला है कि यूपीआई लाइट की हमने लिमिट बढ़ा दी है। अब आप एट अ टाइम 500 नहीं, 1000 रुपए की पेमेंट कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूपीआई एक वॉलेट है जिसमें हम लोग पहले 2000 से ऊपर नहीं रख सकते थे। अब इस लिमिट को भी बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। बट हाँ, अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि डेली ट्रांजेक्शन्स 4000 ही रखी गई है। मतलब अब यूपीआई लाइट का फीचर यहाँ पे यूज करके केवल 4000 तक की पेमेंट ही एट अ टाइम एक दिन में भेज पाएंगे। या तो 1000 1000 की 4 पेमेंट भेज दो, नहीं तो 500 500 की यहाँ पर 8 पेमेंट भेज दो। मतलब 4000 से ऊपर एट अ टाइम अब यूपीआई वॉलेट को यूज, यूपीआई लाइट को अब यूज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एनपीसीआई ने यह भी बोला कि सर हमने ऑटो टॉपअप फीचर भी यहाँ पर लागू कर दिया है। जैसे ही आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस कम होगा, ऑटोमेटिकली यूपीआई लाइट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे और यूपीआई लाइट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे, उसकी लिमिट आप सेट करेंगे कि अगर इससे नीचे बैलेंस जाए तो कितना पैसा इसमें ऑटोमेटिकली लोड हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे की बात करते हैं बेटा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पर सी प्लेन डेमो फ्लाइट जो है वो इनॉग्रेट करी है। ये जो सी प्लेन डेमो फ्लाइट का एक इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज से लेकर श्री सैलम, ये श्री सैलम तक जाएगा प्लेन। और जो श्री सैलम है ये नांदयाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्रकाशम जो बैरेज है ये विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक तरीके से विजयवाड़ा से नांदयाल डिस्ट्रिक्ट तक का ये यात्रा होगा, ये सी प्लेन का यात्रा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव के अंतर्गत इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को चलाया गया है, या इस पूरी की पूरी फ्लाइट को इनॉग्रेट किया गया है, उसका नाम है स्काई, स्काई मीट्स सी। इस पूरी की पूरी सर्विस को मैनेज करेगा आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बता दूं इस सी प्लेन में एट अ टाइम 10 जो ट्रेवलर्स हैं, मतलब इट इज अ 10 सीटर एयरक्राफ्ट। और जैसे ये एयरक्राफ्ट आपको विजयवाड़ा से लेकर नांदयाल तक पहुंचेगा, इसी बीच ये जो प्लेन है ये कृष्णा रिवर के ऊपर से जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कृष्णा रिवर की सीनिक व्यूज भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिलकर जो है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार ये एक्सरसाइज इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में हो रही है। ये हमारी एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसी और देश को नहीं बुलाते, हमारी ही इंडिया की तीनों सर्विसेज, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है उसके बीच में एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज 10 से 18 नवंबर के बीच में हुई और बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक थिएटर कमांड स्टेब्लिश करना। थिएटर कमांड मतलब जहां पर तीनों आर्म फोर्सेस की कमांड वहां पर हो, इंडियन एयरफोर्स भी हो, नेवी भी हो और इंडियन आर्मी भी हो। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको आप बोलते हैं ना। इसकी एक रिपोर्ट लेकर आया है वीपो इंस्टीट्यूट, वीपो WIPO, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इस रिपोर्ट ने यह बोला है कि भाई इंडिया में आईपीआर की समझ बढ़ रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की समझ बढ़ रही है।
और इस साल हम लोगों ने देखा है कि जो इंडिया की आईपी रैंकिंग्स है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है। मतलब इंडिया इज स्टैंडिंग राइट नाउ, अगर हम देखें तो चाइना, यूएस, जापान, कोरिया, ईपीओ के बाद आपको इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब इन्होंने बोला कि सर टॉप कंट्रीज में, हालांकि सबसे ज्यादा पेटेंट, अच्छा आईपीआर क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक तरीके से मान के चलो कि अगर आपने कोई चीज क्रिएट करी है, आपने कोई चीज इन्वेंट करी है, तो उसके ऊपर आपका आईपीआर राइट होगा। कोई भी इंसान बिना आपकी परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता है। तो इसको आप एक तरीके से पेटेंट कह सकते हैं ना, उसको अपने ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप। तो टॉप 10 प्लेसमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया जो है उसको टॉप 10 में से एक जगह यहाँ पर मिली है। हालांकि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑफकोर्स चाइना। चाइना में इस साल, मतलब पिछले साल 1.64 मिलियन पेटेंट फाइल किए गए। अमेरिका में 5,18,000 पेटेंट फाइल किए गए। जापान में 4,14,000, साउथ कोरिया में 2,87,000, जर्मनी में 1,33,000, और इंडिया में हालांकि 64,000 ही पेटेंट फाइल हुए, बट पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से काफी अच्छा है। मतलब 2018 में आपको बता दूं 30,000 समथिंग पेटेंट फाइल हुए थे। इस बार 2023 में अगर हम देखें तो पेटेंट इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो आईपीआर रेटिंग्स, आईपीआर रैंकिंग्स में इंडिया जो है वो 6th नंबर पर इस समय खड़ा है। टॉप मोस्ट पोजीशन पर आपको चाइना दिखेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और आपको बता दूं क्यों, क्योंकि 12 नवंबर को ही महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो दिल्ली गए थे 1947। तो उनकी याद में आप इसको सेलिब्रेट करते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे, काइंडनेस डे। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो आपको पता होगा 18 से लेकर 20 नवंबर के बीच में ब्राजील में G20 समिट चलेगी। तो ही इज ऑलरेडी ऑन अ स्टेट विजिट टू नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना। तो नवंबर 16 से लेके 21 तक का प्रोग्राम है, जिसमें 18 से 20 में तो ये रहेंगे ब्राजील, क्योंकि 18 से 19 तक तो ये ब्राजील रहेंगे, क्योंकि ब्राजील में G20 समिट है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं। ब्राजील में कहां पर हो रही है सभी G20 समिट? रियो डे जेनेरियो में हो रही है। ठीक है, और इंडिया आपको बता दूं G20 का मेंबर तो है ही। नाइजीरिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 16 से 17 नवंबर के बीच में गए, और मतलब इनविटेशन आया था नाइजीरियन प्रेसिडेंट का कि सर प्लीज आप आइए, क्योंकि पिछले 17 सालों में कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया नहीं गया है। तो दिस इज अ फर्स्ट विजिट ऑफ पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी टू नाइजीरिया, एंड द फर्स्ट विजिट इन लास्ट 17 ईयर्स। और गुयाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 19 से 21 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये रहेंगे गुयाना में। गुयाना के प्रेसिडेंट ने भी हमको इनवाइट किया है। और आपको बता दूं, लास्ट प्रेसिडेंट जो गए थे गुयाना वो 1968 में, मतलब 1968 में आपके पास प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बाद कोई गया ही नहीं आज तक गुयाना। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 1968। तो इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है कि एक ऑल विमेन बटालियन बनाएंगे सीआईएसएफ में। आपको पता होना चाहिए सीआईएसएफ का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 में इसको बनाया गया था। एक काउंटर टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्स है ये। ठीक है जी। और इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं ना, जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वीआईपी सिक्योरिटीज, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज में आप सीआईएसएफ को ही यूज करते हैं। यहाँ तक कि इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो जामनगर रिफाइनरी है, वहां पर भी आपको सीआईएसएफ के जवान देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आगे और बात करते हैं। नीति आयोग ने यहाँ पर एसेट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। एसेट प्लेटफॉर्म क्या है आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एसेट प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को, और असिस्ट करेगा इंडिया के स्टेट्स को, ताकि वो एक एनर्जी ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हम 2070 तक, इंडिया का एम है नेट जीरो अटेन करने का। मतलब ग्रीन हाउस गैस जितनी हम एमिट करें उतनी ही हम लोग वापस से एब्जॉर्ब कर लें। मतलब एक नेट जीरो अचीव करने का हमारा टारगेट है 2070। और वो हो तभी पाएगा जब सभी स्टेट्स तरक्की करें ग्रीन एनर्जी की तरफ। इसके बाद आगे बात करते हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने यहाँ पर C-295 फुल मोशन सिमुलेटर को लॉन्च कर दिया है, जो कि आगरा एयरफोर्स स्टेशन में अवेलेबल है। सिमुलेटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ना पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। उड़ता नहीं है जहाज, आपको मतलब अंदर बैठकर फील ऐसा होगा एज इफ इट इज इन इन द लाइक स्काई। और बहुत ही डेंजरस कंडीशंस यहाँ पर आपके सामने क्रिएट की जाएगी वर्चुअली। और एयरपोर्ट जो है, मतलब जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा कि भाई
खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में किस तरीके से आपको प्लेन हैंडल करना है यहाँ पर। तो एक पायलट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट को आप बोलते हैं सिमुलेटर। तो C-295 नाम का सिमुलेटर जो एयरबस ने बनाकर दिया है हमें, उसको हम लोगों ने आगरा एयरफोर्स स्टेशन में कर दिया है यहाँ पर स्टेब्लिश, और इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। यहाँ पर कुछ टैक्टिकल एयरलिफ्ट, पैरा ड्रॉपिंग, पैरा ट्रूपिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024, अक्टूबर की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इस बार अक्टूबर 2024 में आईसीसी मेल प्लेयर जो रहा, लाइक मेल प्लेयर ऑफ द मंथ जो रहा, वो यहाँ पर पाकिस्तान के नोमन अली रहे, और फीमेल में न्यूजीलैंड की आ, आ, एमिलिया एमिलिया कैर। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट करंट होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 14 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाते हैं, और इंडिया में मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसी दिन 1889 में पैदा हुए थे। कश्मीरी ब्राह्मण रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का बर्थ एनिवर्सरी इंडिया में चिल्ड्रंस डे मनाई जाती है। इसके बाद आपको बता दूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों बैंक्स को डी सिब लिस्ट में डाल दिया गया है। डी सिब का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। और डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में किसी बैंक को लिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी बैंक के पास इतने एसेट हो कि वो हमारे देश की जीडीपी का लगभग 2% या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे बैंक अगर फेल हो जाते हैं ना, तो भाई साहब एक बहुत बड़ा झटका इंडियन जीडीपी को लग सकता है। तो आरबीआई क्या करता है, वो डीसिप बैंकों की लिस्ट बनाता है। इन बैंक्स को ये बताता है कि सर देखो, भूल कर भी फेल नहीं होना है, आप लोगों पर हम लोगों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप में से किसी एक के साथ भी कुछ घोटाला हो गया ना, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या टाइप्स, तो बहुत ही बड़ा खामियाजा इंडिया को यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। इंडियन जीडीपी पर आपका प्रभाव डायरेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो एसेट्स हैं वो इंडिया की जीडीपी का लगभग 2% या उससे ज्यादा है। इसके बाद बेटा 20 नवंबर को प्रसार भारती ओटीटी लॉन्च होगा। ओवर द टॉप आजकल तो ओटीटी का ट्रेंड है, तो प्रसार भारती ओटीटी यहाँ पर लॉन्च होगा। आपको बता दूं 20 नवंबर को ये अनाउंसमेंट संजय जाजू ने दी। संजय जाजू कौन है? ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। और आपको बता दूं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 60 से ज्यादा चैनल्स फीचर किए जाएंगे, जो आज के डेट में दूरदर्शन फ्री डिश के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आर्काइवल मटेरियल, कुछ कंटेंट जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के हैं, वो भी ओटीटी पर अब एक्सेस कर सकते हैं। कुछ फ्रेश कंटेंट मिलेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड सर्विसेज फ्रॉम दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो विल ऑल्सो बी ऑफर्ड ओवर दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी का नाम क्या है? प्रसार भारती ओटीटी। इसके बाद आपको बता दूं 14 नवंबर को इंडिया और यूएस के बीच में इंडियन ओशन डायलॉग हुआ। इंडियन ओशन डायलॉग 13 से 14 नवंबर के बीच में न्यू दिल्ली में चला, जहां पर यूएस की तरफ से डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल थे। और आपको बता दूं ये पहली बार हो रहा है इंडिया में, ये पहली बार हो रहा है, मतलब अमेरिका में भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये इनॉग्रल इंडियन ओशन डायलॉग मान सकते हो आप लोग। दोनों देश इसमें क्या कर रहे थे? इन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत जरूरी है सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना, क्योंकि अमेरिका चाइना से बहुत चिढ़ता है। चाइना का बहुत अच्छा डोमिनेंस है इंडियन ओशन के ऊपर। तो इंडिया का भी डोमिनेंस अच्छा है, क्योंकि अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स हमारे पास है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो इस पूरे की पूरे इंडियन ओशन डायलॉग का फोकस क्या था? सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। कौन से रीजन का? इंडो पैसिफिक रीजन का। पार्टिसिपेंट्स में आपके पास कर्ट कैम्पबेल थे और जॉन फिनर थे। जॉन फिनर यूएस प्रिंसिपल डिप्यूटी एनएसए हैं, और कुछ सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इससे पहले इंडिया और अमेरिका 2+2 डायलॉग भी करता है। 2+2 मीटिंग भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इंडिया और यूएस के डिफेंस और फॉरेन ऑफिशियल्स मिलते हैं इस 2+2 मीटिंग में। आगे बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने यहाँ पर अनाउंस किया है दैट वी आर गोइंग टू अनवील डिजिटल आर्काइव्स इन 2025, जिसमें कुछ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के आइकॉनिक लेटर्स, उनकी बुक्स जो हैं वो मतलब डिजिटली अवेलेबल होंगी। और ये अनाउंसमेंट 14 नवंबर पंडित नेहरू के बर्थडे के दिन यहाँ पर अनाउंस किया गया, जब देश ने पंडित नेहरू का 136 बर्थडे सेलिब्रेट किया। आपको बता दूं इसमें पंडित नेहरू के आर्काइव्स में बहुत सी बुक्स हैं, जैसे लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, यूनिटी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पंडित नेहरू ने लिखी है सारी बुक्स। और कंपाइलेशन है कुछ
इंडियन चीफ मिनिस्टर्स का, मतलब कंपाइलेशन ऑफ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स, उनके अपने लेटर्स का कंपाइलेशन है 1947 से 64 के बीच में, बिकॉज वी नो दैट 64 में तो पंडित नेहरू का डेथ हो गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं, नागालैंड का 17th डिस्ट्रिक्ट बन गया है सॉरी अपना मिलूरी। मिलूरी इज हैज बिकम द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। और मिलूरी जो है ये प्राइमरीली जो पोचुरी नागा ट्राइब है वो इस मिलूरी डिस्ट्रिक्ट में रहती है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मिलूरी। इसके बाद आगे बात करते हैं, सोनू सूद जो है बेटा ये हाल फिलहाल में जो है ये अपॉइंट कर लिए गए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर फॉर थाईलैंड। तो थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और एक ऑनरी टूरिज्म एम्बेसडर सॉरी एडवाइजर आप लोगों ने अपॉइंट कर लिया है सोनू सूद को। थाईलैंड आपको बता दूं कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ पर करेंसी बात है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, इन्होंने एक मिनिस्ट्री बना दी है DOGE के नाम से। मिनिस्ट्री का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आपको सिंपल और साफ शब्दों में कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह बोला था कि सर मेरा कर्जा बहुत बढ़ गया है, यूएस का कर्जा बहुत बढ़ गया है, जो बाइडेन ने भर भर के दान दिया है यहाँ पर यूक्रेनियंस को इतना ज्यादा डेट हो गया आज की डेट में कि उस डेट को कम करने के लिए मैं सरकारी सर्वेंट्स जो हैं उनको फायर करना शुरू करूंगा। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी जरूरत नहीं है उनको जॉब से निकाला जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट सर्विसेज जाने वाली है यूएस में। ऐसे ऑफिसेज जो क्लियरेंस में बाधा बनते हैं, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स रुकते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो मिनिस्ट्री है डॉज। इस मिनिस्ट्री को लीड करेंगे इलॉन मस्क, सबसे बड़े सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप के, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप जीते। और इनके साथ विवेक विवेक रामास्वामी जो है ये इलॉन मस्क के साथ इस मिनिस्ट्री को को लीड करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है क्या होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अरविंदर सिंह साहनी। इनको बना दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में आपके पास है अरविंदर सिंह साहने। इसके बाद नेक्स्ट है माया माया सांधु। शी हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा। पहले भी ये प्रेसिडेंट थी, री इलेक्ट हो गई हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा। माया सांधु के नाम की बात कर रहा हूं मैं। प्राइम मिनिस्टर मोल्दोवा का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है डोरिन रिशियन। और अब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है माया संधू, पहले भी यही थी। करेंसी यहाँ पर है मोल्दोवन ल्यू। मोल्दोवन ल्यू कैपिटल है यहाँ पर चिसिनाओ। चिसिनाओ कैपिटल है मोल्दोवा की। इसके बाद आगे बात करते हैं समंथा हार्वे। समंथा हार्वे की एक बुक है ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस। दिस बुक ऑफ समंथा हार्वे इज द विनर ऑफ 2024 बुकर प्राइज। तो ब्यूटी एंड एम्बिशन इस बुक को आपको बता दूं, ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस इस बुक को जो है मतलब ऑर्बिटल, वैसे तो बताऊं इस बुक का जो टाइटल है वो ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल नाम की ये बुक जो है ये सामंथा हार्वे ने लिखी है। सॉरी, ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस नहीं है, ऑर्बिटल है बुक का नाम। तो इस बुक को बुकर प्राइज 2024 के लिए यहाँ पर चुन लिया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडियन नेवी जो है ये बहुत ही जल्द सी विजिल 24 के नाम से जो है ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू करी। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल में आप किसी भी देश के साथ मतलब नहीं होते हैं, ये पूरी पूरी एक्सरसाइज इंडियन नेवी के साथ अगर आप देखें यहाँ पर पहली बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के ऑफिशियल्स जो है, इसके साथ साथ स्टेट मेराइन पुलिस, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, फिशरीज, इन सब के ऑफिसर्स भी और पर्सनल भी इस सी विजिल एक्सरसाइज में होंगे। सी विजिल एक्सरसाइज को 2018 में शुरू किया गया था, स्पेशली आफ्टर मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 26/11। इस पूरी एक्सरसाइज का एम क्या रहता है कि इंडिया की कोस्ट को किसी भी टेररिस्ट अटैक से बचाना है। सी विजिल 2024 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एक्सरसाइज कॉल्ड अंतरिक्ष अभ्यास। हमारी जो DSA है, डिफेंस स्पेस एजेंसी, जिसका मतलब अंडर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इन्होंने पहली बार यहाँ पर जो है एक अंतरिक्ष अभ्यास नाम से एक्सरसाइज कंडक्ट करी है 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में। एक्सरसाइज का एम क्या रहा, इंडिया की स्पेस बेस्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी को यहाँ पर बचाना, एनहेंस करना, इंडिया की ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन को, स्पेस सिक्योरिटी मतलब इसमें मेन मुद्दा रहा। ठीक है जी, तो जनरली इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का एम क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। पहला एम यहाँ पर यह है कि इंडिया की ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन को एनहेंस करना, और दूसरी इंडिया का जो स्पेस बेस्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उन सारी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर
स्ट्रेंथन करना। तो आप कह सकते हो कि स्पेस वॉरफेयर कल को एक एक बड़ा वॉरफेयर का टर्म है। तो स्पेस वॉरफेयर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, अगर हम अ, अंतरिक्ष अभ्यास की बात करते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, जापान ने अभी दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है जो पूरी तरीके से लकड़ी से बना है। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नाम क्या रखा है सैटेलाइट का? लिंगोसैट। लिंगोसैट नाम से सैटेलाइट इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करी है। और जनरली स्पेस डेब्रिस को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इसको लॉन्च किया गया होगा, क्योंकि आपको पता है कचरा स्पेस में बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सैटेलाइट है लिंगोसैट, और ये ऐसा मटेरियल है जो स्पेस में खुद ही डिके होकर खत्म हो जाएगा। तो आपको मतलब डेब्रिस मैनेजमेंट का डर ही नहीं रहेगा। तो मतलब टेस्टिंग चल रही है, अगर ये बहुत अच्छा चला गया तो आने वाली सारी सैटेलाइट जो है वो कल को लकड़ी की ही बनेंगी फिर। ठीक है जी। इस सैटेलाइट को डेवलप किया है कोयोतो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा। इसको स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कहाँ से? तो नासा का स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर से आपने इस जो लिंगोसैट सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। दिस इज द लास्ट करंट फॉर टुडे। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। झारखंड को बिहार से सन 2000 में अलग किया गया था, अगेन जब उत्तराखंड बना था। वर्ल्ड क्वालिटी वीक 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इनिशिएटिव जो है वर्ल्ड क्वालिटी वीक जो है, जनरली भाई देखो, क्वालिटी एक एक कल्चर में अगर आप ले आए ना तो मतलब मजा ही आ जाए। आपको बता दूं तो 2021 से पहले वर्ल्ड क्वालिटी डे ही सेलिब्रेट होता था। तो 2021 के बाद से हमने क्वालिटी वीक सेलिब्रेट करना शुरू किया। और क्वालिटी डे कब सेलिब्रेट होता था? नवंबर मंथ का जो भी सेकंड थर्सडे होता था ना, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते थे वर्ल्ड क्वालिटी डे। 2021 में यहाँ पर ऐलान किया गया कि नहीं यार, वर्ल्ड क्वालिटी डे नहीं, वर्ल्ड क्वालिटी वीक सेलिब्रेट करेंगे। 2024 की थीम इस बार रही क्वालिटी फ्रॉम कॉम्प्लायंस टू परफॉर्मेंसेस। और अगर आपने लास्ट तक की वीडियो देखी हो तो वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दिस इज द एंड ऑफ द करंट अफेयर सीरीज ऑन एडू प्रेपरेटर चैनल। थोड़ी वीडियो लंबी है मुझे पता है, बट बेटा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन द सेकेंड वीक फ्रॉम 8 टिल 15 सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जिस्ट फॉर्म में कवर करके आप लोगों को दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और बहुत सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों एडू प्रेपरेटर चैनल को अभी फॉलो कीजिए अगर नहीं किया हुआ है। बेल आइकॉन प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा, याद से इसको प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।